देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो आपको कहानी निर्भया कांड की याद दिलाएगी। आज की कहानी काफी शर्मनाक और दर्दनाक है, तो कहानी के आखिर तक बने रहिएगा, आपको कई चीजें जानने को मिलेंगी। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और अपनी सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करूँ, आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी दिल्ली का एक इलाका है काले खाट। यहीं पे 11 अक्टूबर साल 2024 की बात है। सुबह तकरीबन 3 बज रहे थे, 3:15। वहीं से एक नौसेना का एक अधिकारी गुजरता है। नौसेना का अधिकारी देखता है कि वहीं पे एक फुटपाथ है जहाँ पे एक लड़की पड़ी हुई है, जिसके शरीर पे आधे कपड़े हैं आधे कपड़े नहीं है। वो नौसेना का अधिकारी लड़की के करीब जाता है। जब सामने जाता है तो देखता है कि उसके प्राइवेट पार्ट से काफी ब्लीडिंग हो रही है। वो देख के फौरन समझ जाता है कि यहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ है। वो फौरन वहां के पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करता है। तमाम पुलिस वाले आते हैं, फिर उस लड़की को उठा के एम्स हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब डॉक्टर देखते हैं, इलाज करना शुरू कर देते हैं। इलाज करने के दौरान बताते हैं कि उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। खैर डॉक्टर ये भी बताते हैं कि लड़की के मानसिक स्थिति पे काफी दबाव पड़ा है, काफी उसकी दिमागी स्थिति सही नहीं लग रही है। फिर डॉक्टर अपना इलाज शुरू करता है। तमाम जो पुलिस वाले थे डॉक्टर इलाज कर रहे थे और सभी लोग पूछने की, लड़की से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की उस हालात में नहीं थी और उतना उसके पास अभी बुद्धि नहीं था कि वो बात कर सके। खैर पुलिस के लिए सबसे बड़ा चुनौती ये था कि आखिर किसने किया होगा और कैसे, मतलब क्यों किया होगा, ये सवाल पुलिस के पास थे। समय गुजरता है, दिन गुजरते हैं। पुलिस ये भी कहते हैं कि वो भला उस शख्स का, उस नौसेना के अधिकारी का जिन्होंने इसे सही वक्त पिलाया, वरना उसके प्राइवेट पार्ट से जितनी ब्लीडिंग हो चुकी थी और कुछ देर होती तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। इसके बाद फौरन फिर डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं और कोशिश करता है कि लड़की बातचीत करने के होश में आए, इतना कि बातचीत कर सके। समय गुजरता है। इस केस की जो मेन लीड कर रही थी वो थी एसीपी ऐश्वर्या सिंह। एसीपी ऐश्वर्या सिंह तमाम कोशिश करती है, लेकिन उनके मन में भी होता है कि आखिर बात करे कैसे। लड़की बात करने को तैयार नहीं है, आखिर उसके मानसिक पे, मतलब कि दिमाग पे बहुत बुरा असर हुआ है। अब बात करे तो करे कैसे, इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू करें। फिर ऐश्वर्या सिंह को एक आइडिया आता है। वो अपने ही एक कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल को और सादे वर्दी में उस लड़की के पास भेजती है। और वो जो सादे कांस्टेबल थी, जो सादी वर्दी में जाती है, लड़के के पास जाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है। पहले उसे खाने को देती और ख्याल रखती उसका, उसकी दोस्त बनने की कोशिश करती। कुछ दिन गुजरते हैं, हाँ वो दोस्त बन जाती है अच्छी। अब वो देखभाल कर रही थी, वो खाना दे रही थी, सब चीज सही देखभाल पूरे तरीके से कर रही थी। अब उस लड़की को भी थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था कि उसका ख्याल रखने वाला कोई है। फिर वो एक दिन रोने लगती है और अपना दुख दर्द सब बयां करती है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। और यहीं से कहानी पहुंचे कुछ समय पहले। दरअसल और ये जो लड़की है और वो उड़ीसा की रहने वाली है। उड़ीसा में वो अपना सब कुछ सही करी थी, वो एक समाज सेवा थी। उसने एक कोर्स कर रखा था MSW, यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क। ये एक समाज सेविका थी, समाज सेवा करती थी और जैसे गरीब लोगों की मदद हुई, ऐसी महिला जो असहाय है, ऐसे बच्चे जो कि गरीब है, सभी की मदद करती थी। इसका जीवन सब कुछ सही चला था और लोगों की मदद करके, मतलब समाज सेविका थी। इधर वो नर्सिंग भी कर रही थी और नर्सिंग की भी उसके पास डिग्री हो चुकी थी। इधर उसका एक दोस्त होता है जो कि दिल्ली का रहने वाला था। दिल्ली का दोस्त कहता है कि तुम उड़ीसा में क्या कर रही हो, दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में काफी सारे अपॉर्चुनिटी है, जिसके थ्रू तुम बहुत मदद कर पाओगी, बहुत अच्छा खासा कर पाओगी अपने जीवन में और तुम अपने जीवन को कामयाब बना पाओगी। अब उसे लगता है कि बात सही है कि दिल्ली में ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, इसलिए वो अपनी दोस्त की बात मानकर वो दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली पहुंचकर वो दोस्त के साथ रहने लगती है, अपने उस दोस्त के पास। समय गुजरता है, सब कुछ सही चलता है, दिल्ली में वाकई में अपॉर्चुनिटी थी। अब वो जो MSW का कोर्स कर रखी थी, नर्सिंग का कोर्स कर रखी थी, उसकी मदद से तमाम असहाय महिला, बच्चों और गरीबों की वो समाज सेवा कर रही थी। सब कुछ जीवन में सही चल रहा था। लेकिन एक वक्त आता है जब इस लड़की को एक बात का एहसास होता है कि उसका जो दोस्त है, अब शायद वो उसके ऊपर बोझ बन चुकी है। क्योंकि उसका दोस्त का मानना था कि ये जो लड़की है वो उसके ऊपर बोझ बन चुकी है, क्योंकि वो खाना वही खिला रहा है, वही रख रहा है, सभी चीजें खर्चा वही कर रहा है, इसका देखभाल वही कर रहा है, इसका खर्च वही उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं बोझ लगने लगी थी लड़की उसको। इस बात का जैसा एहसास होता है कि अब वो लड़की अपने दोस्त पे बोझ बन चुकी है, फिर वह वहां से निकलने का फैसला लेती है। सोचते कि अब दोस्त के साथ छोड़ देते हैं, क्यों किसी पे बोझ बनना। वो अपने दोस्त के यहाँ से छोड़ के चली जाती है, यानी दोस्त पे वो बोझ बनना नहीं चाहती थी वो। लेकिन उसे रहने के लिए एक जगह, एक ठिकाना चाहिए था। अब दिल्ली की वो तमाम अलग अलग ठिकानों पर, अलग अलग इलाकों में जाती। वहां पे वो एक जगह रहती, किशनगढ़ नाम का एक दिल्ली में जगह है, वहां पे रहती एक नन्नो नाम की महिला के साथ। दरअसल ये जो नन्नो है वो भी समाज सेविका है, जो कि
गरीब बच्चों गरीब महिलाओं की मदद करती, असहाय बच्चों असहाय महिलाओं की मदद करती, अब नन्नों के साथ रहने लगती। कुछ समय गुजरता, अचानक होता क्या कि इस महिला की मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ने लगती, दिमागी तौर पर वो बीमार रहने लगती, पता नहीं कैसे। कुछ समय गुजरता है, सब कुछ सही चलता, लेकिन मानसिक तौर पर वो लगातार बीमार होने लगती, बीमार रहने लगती। कुछ उसे अंदेशा होता है। अब वो जुलाई के महीने में वो किशनगढ़ की उस नन्नों के जहाँ पे रहती थी वहां छोड़ के चली जाती है। फिर जो नन्नों थी वो थाने में ले जाके एफआईआर करती है कि मेरे साथ एक लड़की रहती थी जो समाज सेवा करती थी, अचानक वो चली गई। लेकिन अब इसे एक जगह चाहिए था कहीं रहने के लिए। पीड़ित इधर उधर भटकते भटकते कभी फुटपाथ पे, कभी ओवर ब्रिज पे, कभी रेलवे स्टेशन पे इधर उधर रहती। इसी बीच इधर उधर भटकते भटकते तारीख आई 10 अक्टूबर साल 2024। होता क्या आरटीओ राजघाट वहां पे एक जगह है, वहां पे पहुंचती। वहां पे एक फुटपाथ था, वहां पे रहती। होता क्या कि वहां पे अचानक से दो शख्स आते। एक शख्स जिसका नाम था प्रमोद उर्फ बाबू, दूसरा शख्स जिसका नाम था शमसुल उर्फ राजू। शमसुल जो था वो देखिए दिव्यांग था, उसके एक पैर काम नहीं करता था, लंगड़ा के चलता था, और जो उसका हाथ था वो भी अच्छे से काम नहीं करता। प्रमोद जो था वो दिल्ली का रहने वाला था, लेकिन ऑफिशियली तौर पे वो यूपी का रहने वाला था। ये शमसुल बिहार का रहने वाला था। इन दोनों की गंदी नजर पड़ती है इस लड़की पे, और ये दोनों उस लड़की को साइड में पकड़ के झाड़ियों के पास ले जाते और उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते। और आप सोचोगे कि उस लड़की ने विरोध क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी और वो इस हालात में नहीं थी कि वो उन दोनों लड़कों का विरोध कर सके। अब वो लड़का सामूहिक बलात्कार करते रहते कुछ देर तक करते हैं। इसके बाद इसी बीच जब वो लोग उनका मन भर जाता, सामूहिक बलात्कार कर लेते, अपने गंदा नृत्य कर लेते, तो उसी बीच एक ऑटो वाला था, जो वहां से ऑटो वाला गुजरता है, वो इन लोगों को देख लेता है। ऑटो वाला जिसका नाम था प्रभु महतो, जो कि बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है। अब इसकी भी नजर पड़ती कि ये लोग कुछ कर रहे हैं गलत। वो देखता कि एक लड़की के साथ वो लोग घिनौना नृत्य कर रहे हैं, उसका भी मन बहक जाता। वो क्या करता कि अपने ऑटो में उस लड़की को और वो दोनों जो शख्स थे प्रमोद और शमसुल, उन दोनों को बैठा कर वो वहीं का एक इलाका है रिंग रोड, वहां पे ले जाके कुछ कमरा वगैरह कुछ था, वहां पे ले जाते और वो तीनों मिलके फिर से उस लड़की के साथ गंदा घिनौना नृत्य करते, यानी कि सामूहिक बलात्कार करते, एक के बाद एक, तब तक करते जब तक उनका मन नहीं भर जाता। और इस समय तकरीबन 10 अक्टूबर रात 9 बजे को शुरू हुआ था, जो कि 11 अक्टूबर सुबह के समय हो जाता। अब देखिए ये लोग अपना मन भर जाता है, फिर ये लोग लड़की को छोड़ देते वहीं पे, ये लोग सभी अपने अलग अलग दिशाओं में चले जाते यहाँ से। उसके बाद उस लड़की की मानसिक स्थिति सही थी नहीं, वो निकलती है वहां से निकलते तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर वो पैदल चलती रहती है, और वही पैदल चलते चलते पहुंच जाती है काले घाघा इलाका में दिल्ली का। वहीं पे 3:15 में तकरीबन एक नौसेना का अधिकारी जो कि देखता है, फिर वो पुलिस को कॉल करता है, हॉस्पिटल पहुंचाता है। हॉस्पिटल में इस तरीके से जो एसीपी ऐश्वर्या सिंह, वो अपना दिमाग दबा के एक कांस्टेबल को उसके दोस्त बनाती, और फिर जाके ये कहानी निकल के आती। तो वे कहानी बाहर आती तो मानो कि सबके आंखों में आंसू आ चुके थे। अब जो एसीपी ऐश्वर्या थी, उन्होंने कह रखा था कि अब हम ऐसी ही एक टीम बनाएंगे यहाँ पे सभी सख्ती से काम करेंगे, कोई खाएगा पिएगा नहीं। एसीपी ऐश्वर्या सिंह ने टोटल 10 टीमों का गठन किया, 10 टीमें बनाई, वो ऐसी टीमें कि जो इस केस पे काम करे बिना खाए पिए बिना सोए। अब देखिए 10 टीम को गठित कर लिया गया। अब 10 टीम पूरे शिद्दत से काम करने लगी, उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगी। तकरीबन 700 कैमरे को खंगाला गया, तकरीबन 150 ऑटो वालों को टटोला गया, क्योंकि उसमें ऑटो वाला भी शामिल था। फाइनली ये मेहनत ये रंग लाई। पूरे 21 दिन के अंदर उन सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया। जब ये मामला बाहर आया तो जो उड़ीसा के सीएम थे, वो दिल्ली गवर्नमेंट से बात करते कि उन्हें से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और लड़की का ख्याल रखा जाए। देखिए इस तरह की कहानियां जब बाहर सामने आती है तो वाकई इंसानियत को संसार कर देती है, सोचे मजबूर कर देती है कि आखिर ऐसा इंसान कोई कैसे हो सकता है। एक लड़की जो दिमागी तौर पे सही नहीं थी, अचानक से क्या हो गया, ये एक राज अभी भी राज है कि एक अच्छी खासी लड़की जिसके पास इतनी सारी डिग्रियां थी, नर्सिंग की डिग्रियां थी, एमएसडब्ल्यू की डिग्री थी, अच्छा खासा जीवन उड़ीसा में बिता रही थी, यहाँ पे आके अच्छा समाज सेवा कर रही थी, लोगों की भलाई कर रही थी। अचानक उसके दिमाग के साथ ऐसा क्या हुआ कि कई लोगों ने उसका फायदा उठा लिया। देखिए आपकी इस कहानी पे क्या राय है, आप अपनी राय को, अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।
तो देखिए, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, केवल समाज में जागरूकता फैलाना था। तो यही थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।